गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। आज 13 नवंबर 2023 है। तो चलिए अपने आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की दिवाली बहुत ही बढ़िया बीती होगी और अभी आप लोग एक बार फिर से बैक टू द ट्रैक अपनी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वैसे द हिंदू का जो डेली एडिशन है वो आज पब्लिश नहीं हुआ है, फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कैटर करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं और उन्हें ही हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। एट द सेम टाइम इन जनरल न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी चल रहा है कि इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया। तो ऐसा कौन सा मामला था जहां पर इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया और इंडिया का इजराइल के अगेंस्ट में वोट करना, इसके पीछे कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे, आइए उन पर भी चर्चा करेंगे आज के इसी सेशन में। लेकिन हम शुरुआत करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 के साथ। देखिए दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ काम करती हैं। किसी भी देश की यूनिवर्सिटी उसके प्राइड, उसके एजुकेशन सिस्टम को पोर्ट्रे करता है। आपके यहाँ कितनी और बढ़िया तरीके से क्वालिटेटिव एजुकेशन ग्रांट की जा रही है वो डिटरमाइन करता है कि आपके यहाँ का डेवलपमेंट और लेवल ऑफ एक्सीलेंस कैसा होगा। हाल ही में इसी रेफरेंस में ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ की लेवल ऑफ एजुकेशन को इवेल्युएट करता है, शॉर्टकट में हम इसको क्यूएस बोलते हैं, क्वार्टरली सैमंड्स इसका फुल फॉर्म बनता है। उन्होंने क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 रिलीज किया। यहां पर उन्होंने 148 यूनिवर्सिटीज को इंडिया से इवैल्यूएशन में लिया था। पूरी दुनिया से 856 यूनिवर्सिटीज को पिक किया गया और उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इवैल्यूएट किया गया। अगर हम इस रैंकिंग के बारे में बात करें तो इसे रिलीज किया जाता है इसी थिंक टैंक क्यूएस के द्वारा हर साल। ये इवैल्यूएट करते हैं दुनिया भर में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है और उनके यहाँ जो एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, एकेडमिक रिपुटेशन क्या है। रिपुटेशन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और पीयर्स की निगाह में उस यूनिवर्सिटी को क्या रेस्पेक्ट ग्रांटेड है। जो रेस्पेक्ट या रिपुटेशन किसी भी यूनिवर्सिटी को मिलती है वो उनके पास्ट रिजल्ट्स या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती है। ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है। यहाँ पे एक मामला फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का आता है, मतलब आपके यहाँ पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं। इंडिया का ये जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है ये बहुत ही ज़्यादा खराब है, इट्स रियली वर्स। अब इसमें आप किसे रिस्पॉन्सिबल बताओगे? एक्चुअली में ये जो रेशियो गड़बड़ी है ये हमारी पॉलिसी का रिजल्ट है। मैं अभी एक कंट्रोवर्सी आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि अभी कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने और इंडिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यूजीसी को एक लेटर लिखा और उन्होंने ये बोला कि उनके यहाँ जो फैकल्टी स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ किया जाए। फैकल्टी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने की जो उनकी डिमांड थी वो बहुत ही लॉजिकल थी। लॉजिकल क्या है मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। एक टीम बनाती है यूजीसी नैक की। ये जो नैक की टीम बनती है ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाती है इवैल्यूएशन करने के लिए और ये जो नैक की टीम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर इवैल्यूएशन करती है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की जो क्वालिटी है उसको चेक किया जाता है और क्वालिटी को चेक करने के बाद ये यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं। रैंकिंग ए प्लस, बी प्लस, सी इस तरीके से की जाती है। अब ध्यान दीजिए कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को नैक की रैंकिंग मिलती है उसी रैंकिंग के बेसिस पर यूजीसी उनको फंड करती है। मतलब अगर आपकी रैंक अच्छी है तो यूजीसी से आपको ज़्यादा फंड मिलेगा, लेकिन अगर आपकी रैंकिंग खराब है तो यूजीसी से आपको कम फंड मिलेगा। नाउ द चैलेंज इज कि जब नैक यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को रैंक करता है तो वहाँ पर वो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को इवेल्युएट करता है और जो फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होता। अब समझो कि अगर एक क्लास में 150 स्टूडेंट्स हैं और वहां पर अलोकेट किया गया है केवल 2 फैकल्टीज को, ठीक है, केवल 2 ही फैकल्टीज वहां पर हैं, तो एक फैकल्टी के ऊपर 75 स्टूडेंट्स हैं। अब नैक की जब टीम आएगी तो बोलेगी कि आपका फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो खराब है, इसीलिए हम आपको अच्छा रैंक नहीं करेंगे ना। तो प्रॉब्लम इज कि ये 150 बच्चों के ऊपर जो 2 फैकल्टीज अलोकेट किए गए हैं ये किया किसने है? ये यूजीसी ने एलोकेट किया है।
क्योंकि हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट फंडेड है वहां पर टीचर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो यूजीसी डिसाइड करती है। उसी स्ट्रेंथ को अगर वो ज्यादा अपॉइंट कर देंगे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को ज्यादा टीचर्स रखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन सैलरी तो उन्हें गवर्नमेंट को देना है, मतलब गवर्नमेंट ही उनको सैलरी देगी। तो जब तक यूजीसी उनको अलोकेट नहीं करेगी तब तक उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास टीचर्स नहीं होंगे। तो देखो प्रॉब्लम यहां पे मेजरली ये आती है कि यूजीसी खुद ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कम टीचर्स अलोकेट करती है। एट द सेम टाइम वो खुद ही नैक की टीम भेजती है और बोलती है कि आपके यहां कम टीचर हैं तो हम आपको अच्छा रैंक नहीं करेंगे, और उसके बाद यूजीसी कम फंड करती है। मतलब सब कुछ यूजीसी ही कर रही है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो मतलब आप ही कम टीचर दोगे, फिर आप ही जाके बोलोगे कि आपके यहां कम टीचर हैं, आप ही उनको रैंक नहीं करोगे और उसके बाद आप कम फंड भी दोगे। तो ये क्या बात हुई? मतलब सारा सिस्टम तो आपके हिसाब से ही चल रहा है। तो यहीं पर प्रोटेस्ट किया इन यूनिवर्सिटीज ने कि या तो आप हमको ज्यादा टीचर्स अलोकेट करो या फिर आप ये जो क्राइटेरिया है ना नैक के इवैल्यूएशन का उसको बाहर करो, क्योंकि जब आपने हमको प्रोफेसर्स दिए ही नहीं है तो फिर ये क्राइटेरिया नैक इवैल्यूएशन में क्यों है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का क्यूएस रैंकिंग में खराब परफॉर्म करना, उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो का, क्योंकि हमारे यहां ऑप्टिमम लेवल पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है और ये हमारी पॉलिसी मेकिंग का कारण है। स्टिल अलग अलग फील्ड में हम अच्छा तो परफॉर्म करते हैं। एम्प्लॉयर की रिपुटेशन, जहां पर वो स्टूडेंट्स जाके काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट आउटकम कितना निकला, इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च वर्क कैसा है उन यूनिवर्सिटीज का, साइटेशन पर फैकल्टी। देखो साइटेशन पर फैकल्टी का मतलब ये होता है कि अलग अलग जो फैकल्टीज होती हैं वो रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं। तो जब आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा तो अलग अलग स्कॉलर्स आपके रिसर्च पेपर के आउटकम को कोट करते हैं कि इन्होंने ऐसा लिखा था इसीलिए मैं इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी ये बात कह रहा हूं। उसे कहा जाता है साइटेशन, मतलब कितने लोगों ने आपके वर्क को साइट किया। तो फैकल्टीज का जितना ज्यादा साइटेशन होता है उस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग रेपुटेशन वो उतना ज्यादा हो जाता है। इंटरनेशनल फैकल्टी आपके यहाँ कितने हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपके यहाँ कितने हैं, इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे जो क्यूएस है वो रैंक करता है यूनिवर्सिटीज को। तो ये रैंकिंग देते हैं सब्जेक्ट वाइज, रीजन वाइज, स्टूडेंट सिटी वाइज, बिजनेस स्कूल, सस्टेनेबिलिटी, सभी के बेसिस पे इनके द्वारा रैंक किया जाता है। अब देखो यहां पर क्या निकल के आया, व्हाट वर द आउटकम ऑफ ऑल दीज इवैल्यूएशन। जो पीकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की वो इस लिस्ट में टॉप पर रही, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, आईआईटी बॉम्बे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो टॉप पे रहा और ये एशिया में 40th नंबर पे रहा। 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज एशिया में टॉप 100 में हैं। इस लिहाज से नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करेंगे तो हम चाइना से आगे हैं। जो 10 यहाँ पर टॉप 100 में 7 जो यहाँ पे टॉप 100 में गए हैं उसमें 5 तो आईआईटी हैं, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो जो विजिबिलिटी है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि मतलब एक अंदाज़ा लगता है कि इंडिया का हायर एजुकेशन धीमे धीमे इंप्रूव हो रहा है। तो ये तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो गई। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कारपाट और एक्स बोंगोसागर के बारे में है। 4th एडिशन हुआ अभी बायलैटरल एक्सरसाइज का, जो इंडियन नेवी इंडिया की है ऑफकोर्स और बांग्लादेश की नेवी उनके बीच में। तो बोंगोसागर 23, ये 5th एडिशन रहा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि कोरपाट का, जहां पे 2 नेवीज आपस में मिलती हैं और ये लोग आपस में बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। शिप्स और एयरक्राफ्ट्स दोनों ही ओर से यहां पर आए ज्वाइंट पेट्रोलिंग के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो है वहां पर, और यहाँ पे मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया गया। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है इंटर ऑपरेबिलिटी। इंटर ऑपरेबिलिटी इज द की। जब 2 नेवीज 2 आर्मीज एक साथ मिलकर आती हैं और काम करना शुरू करती हैं तो सबसे जरूरी बात होती है कि क्या आपस में मिलकर आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हर नेवी आर्मी एयरफोर्स के ऑपरेट करने का तरीका होता है अलग। अब यहां पर क्या एक देश की आर्मी दूसरे देश की आर्मी के साथ ऑपरेट कर पाएगी? इस ऑपरेशन को कोऑपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी को इंप्रूव किया जाता है। फॉर दैट पर्पस हम करते हैं बायलैटरल एक्सरसाइज। इंडिया की ओर से इंडियन नेवी शिप्स में आईएनएस कुठार जो कि गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है और आईएनएस किल्टन ये एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। देखो जो शिप्स वगैरह होते हैं लड़ाई में जो जाते हैं वो 3 तरीके की होती है। एक तो सिंपल सी बोट्स होती हैं, ठीक है, ये बहुत छोटी होती हैं बोट्स के बाद आते हैं कॉर्वेट, ठीक है। कॉर्वेट मिड साइज के एयरक्राफ्ट फाइटर्स होते मतलब सिंपली एयरक्राफ्ट नहीं फाइटर्स होते हैं जो कि वॉरशिप्स होते हैं, सीधे सीधे कहूं तो कॉर्वेट जो होते हैं वो मिड साइज के वॉरशिप्स होते हैं। और इसके ऊपर आते हैं फ्रिगेट, वो जो हमारे बड़े बड़े युद्धपोत होते हैं उनको हम फ्रिगेट बोलते हैं। तो बोट, कॉर्वेट और फ्रिगेट, तो यहां पर हमने जो मिड साइज के हमारे वॉरशिप्स हैं उनको भेजा हुआ था।
HEDR ड्रिल्स किए गए, यानी कि मेडिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ड्रिल्स, कि अगर कहीं पर सुनामी आ जाए, कहीं पर कुछ लोग फंस जाएं, तो क्या हम उन्हें मिलकर एक साथ सर्च और रेस्क्यू कर सकते हैं। कोई डिजास्टर आ जाए तो उसको लेकर हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने इवेलुएट किया। चलिए, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंडिया ने अभी हाल ही में जो इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया है उसके बारे में है। इंडिया 145 देशों की उस लिस्ट में शामिल हो गया जिसने एक यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। ऐसा रेजोल्यूशन था जो इजराइल को अपोज करता था। यह पोजीशन किस बारे में था? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन आया। उस रेजोल्यूशन में इजराइल को कंडेम किया गया, उसको अपोज किया गया, क्योंकि वो जो जेरूसलम का, ईस्ट जेरूसलम का हिस्सा है और सीरिया का जो गोलान हाइट्स का हिस्सा है, उसको ना केवल कब्जाए हुए है बल्कि वो वहां पर अपने सेटलमेंट्स को भी स्टैब्लिश कर रहा है। तो पैलेस्टाइन की टेरिटरी, ठीक है, एट द सेम टाइम ईस्ट जेरूसलम और सीरिया का गोलान हाइट, इन तीन लोकेशंस के ऊपर जो कब्जा है इजराइल का, और इजराइल जो वहां पर सेटलमेंट्स बना रहा है, इस सेटलमेंट के अगेंस्ट में उसे कंडेम करते हुए रेजोल्यूशन आया। अब इंडिया के सामने बात थी कि इंडिया इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। देखो, जो रेजोल्यूशन है, अगर आपने उसको सपोर्ट कर दिया मतलब आपने इजराइल को अपोज कर दिया। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, यानी कि इंडिया ने वोट किया इजराइल के अगेंस्ट में। केवल 7 ही देश ऐसे रहे जिन्होंने इजराइल के फेवर में वोट किया, जिसमें कनाडा, इजराइल खुद, यूएसए शामिल थे। जबकि 18 ऐसे देश थे जिन्होंने एब्सटेन किया और इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बाय द रिकॉर्ड 145 देशों ने इजराइल के विरोध में वोट किया, जिसमें इंडिया भी शामिल था। 7 ऐसे देश थे जिन्होंने इजराइल के सपोर्ट में वोट किया। यहां पर जो अगेंस्ट लिखा है वो इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है। बाकी इन्होंने इजराइल को सपोर्ट किया, वो थे कनाडा, हंगरी, इजराइल, मार्शल आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, नौरू और यूएस। जबकि 18 देशों ने एब्सटेन किया, यानी कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कमेटी ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया था। उस रेजोल्यूशन का नाम था इजरायली सेटलमेंट इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान हाइट्स। अब यहां पर कुछ मामले आपको समझने होंगे। देखो, पिछले महीने भी ऐसे ही एक रेजोल्यूशन लाया गया था, इंडिया ने वहां पे एब्सटेन किया था, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन था, आप समझो इस पूरे मामले को देखो, वो जो रेजोल्यूशन था वो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस के बारे में था इजराइल और हमास के बीच में। लेकिन इस पूरे बातचीत में कहीं पर भी हमास का जो इनिशियल अटैक था उसका जिक्र नहीं किया गया था। इस पर इंडिया ने आपत्ति जताई, क्योंकि पहला जो अटैक था वो तो हमास ने किया था इजराइल के ऊपर, जब उन्होंने विद इन 20 मिनट्स 20 मिनट के भीतर उन्होंने 5000 मिसाइल्स को दाग दिया था। तो जब आप एक ट्रूस की बात कर रहे हो तो पहले हमास को कंडेम करो, उसका जिक्र ही नहीं था। यहां पर यह कहा गया इस पूरे रेजोल्यूशन में, प्रेजेंट में, जिसमें इंडिया ने इजराइल को अपोज किया, कि जो भी ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, जिसमें ईस्ट जेरूशलम शामिल है, सीरियन गोलान हाइट्स शामिल है, वहां पे लैंड का कब्जा, वहां के लोगों के लाइवलीहुड का डिसरप्शन, सिविलियंस का फोर्स्ड ट्रांसफर और लैंड का एनेक्सेशन, चाहे वो उन्होंने अचानक से कर लिया हो या फिर अपने यहां कोई कानून बनाकर किया हो, उसे कंडेम किया जाता है। इसी बारे में ये पूरा रेजोल्यूशन था और इंडिया ने यहां पर इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए इजराइल के अगेंस्ट में वोट कर दिया। इस पूरी टेक्निकलिटी को अगर आप समझना चाहो तो इस मामले को आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैप देखना होगा इजराइल का। देखो, सीधे सीधे तो इजराइल का मैप कुछ ऐसा है, सीधे सीधे, कि ये है इजराइल, ये हिस्सा है पैलेस्टाइन का और ये हिस्सा भी फिलिस्तीन का ही है। हालांकि यहां पर हमास का रूल है और यहां पर पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ का रूल है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप देखो तो शुरुआत में जो पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन था वो कुछ ऐसा दिखता था, और जो सफेद रंग का आपको कलर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में सेटलमेंट्स थे ज्यूज के। बाद में 1947 में जब यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन किया तो ये पूरा हिस्सा जो सफेद रंग का आपको दिख रहा है ये मिल गया इजराइल को, और ये ग्रीन कलर क्या बचा, फिलिस्तीन का। बाद में 1948 से 67 के बीच में 3 अरब इजराइल वॉर हुए और उसमें ये पूरा हिस्सा तो फिलिस्तीन का चला गया इजराइल के पास, और ये हिस्सा जो है ये टेक्निकली किसको मिल गया, फिलिस्तीन को, और ये सफेद वाला इजराइल को। फिलिस्तीन को ये जो हिस्सा मिला है ना, इसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री कि ये है पूरा हिस्सा फिलिस्तीन का, लेकिन एक्चुअली में ये हिस्सा भी फिलिस्तीन के पास है नहीं। 1967 के बाद ही इस पूरे हिस्से के ऊपर काफी हद तक इजराइल की मिलिट्री ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था,
और जब उन्होंने इस पूरे हिस्से पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था तो वो इस पूरे हिस्से के अंदर घुस आए और उन्होंने यहां पर कॉलोनीज बनाई, घर बनाए और लोगों को यहां पे बसा दिया। तो अब एक्चुअली में वो हिस्सा जिसे यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन के हिस्से के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था, वहां पर फिलिस्तीनी कुछ इनक्लेव्स में बचे हुए हैं। बाकी पूरे हिस्से पर तो अब इजराइल का ही ऑक्यूपेशन है। ये चलो गाजा स्ट्रिप का तो एरिया है, यहां पर तो चलो जो फिलिस्तीनी हैं वो रह रहे हैं, यहां पर भी वो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा हिस्सा जो है यहां पर जो फिलिस्तीनी है वही रह रहे हैं। इस पूरे हिस्से में बहुत सारे इजरायली सेटलमेंट्स हैं और फिलिस्तीनी और इजरायली यहां पे बहुत ही मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं। जिन जिन जगहों पर इजरायली रहते हैं वहां पर जो कॉलोनीज इजरायलियों की हैं वहां पर उन लोगों ने बड़ी बड़ी वॉल्स बना रखी हैं, दीवारें बना रखी हैं और वो उनके इनक्लेव्स हैं। यहां पर पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं और यहां पर इजरायली बिल्कुल पास पास में। तो इजरायली इजराइल के हिस्से में तो रह ही रहे हैं, वो फिलिस्तीन के हिस्से में भी रह रहे हैं। अब इंडिया का जो स्टैंड है कि इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया इजराइल के, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर आप रीजंस को एक्सप्लोर करो तो पहला रीजन है इंडिया का हिस्टोरिकल स्टैंड। अगर आप इंडिया का हिस्टोरिकल स्टैंड देखो तो क्या है, इंडिया का जो हिस्टोरिकल स्टैंड है उसमें इंडिया ने हमेशा टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। कम से कम जब इजराइल और फिलिस्तीन की बात रही तो हमने हमेशा से टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, जिसमें हमने बोला कि दो देश हैं, एक है इजराइल और दूसरा है फिलिस्तीन, और हम चाहते हैं कि दोनों देश एग्जिस्टेंस में रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, लड़ाई झगड़े ना हो। लेकिन जब यहां पर फिलिस्तीन बचेगा ही नहीं तो इस टू नेशन थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा हिस्टोरिकल स्टैंड है कि इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो देश हैं, उसके लिए इस दूसरे देश यानी कि फिलिस्तीन का रहना जरूरी है। अगर इजराइल ने पूरी टेरिटरी को कब्जे में ले लिया, वहां पे अपने सेटलमेंट बसा दिए, तो दूसरा देश फिलिस्तीन बचेगा ही नहीं, तो फिर इंडिया का जो हिस्टोरिकल स्टैंड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा, वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा हमें प्रेशर है। वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रेशर होता है वो हमें एक इंडिपेंडेंस स्टांस लेने को मजबूर करता है। जैसे यूएसए और बाकी के देश काफी दबाव बनाते रहते हैं इंडिया के ऊपर। बिल्कुल सेम काम उन्होंने रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी किया था। और अभी इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर जोर दे रहा है। मतलब हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारी पॉलिसी होगी हम उसे ही फॉलो करेंगे। तो हम जो वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव है उससे हटकर काम करना चाहते हैं और इसलिए भी हम एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अपना ले रहे हैं। और वो हमारा स्टैंड ये है, देयर मस्ट बी टू कंट्रीज, इजराइल एंड फिलिस्तीन, और इसके लिए जरूरी है कि वहां पर ऑक्यूपेशन ना हो इजराइल का। तीसरा ग्राउंड आता है दैट इज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। जब भी वहां पर सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं तो वहां पे जो फिलिस्तीनी हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका लाइवलीहुड खत्म हो जाता है, उनकी लाइफ काफी खराब हो जाती है। और इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इंडिया मजबूर होता है कि वहां पर वो सपोर्ट करे कि जो फिलिस्तीन के लोग वहां पे रह रहे हैं, कम से कम जो एरिया उनके पास है वहां तो वो शांति से रह सकें। और चौथा जो रीजन बनता है वो बनता है अरब कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन। अब यहां पर हमने खुलकर सपोर्ट किया हुआ है इजराइल को इन दिस वॉर, लगभग सभी को क्लियर है। लेकिन अरब कंट्रीज के साथ हम खुलकर एक लिमिट से ज्यादा दुश्मनी नहीं कर सकते। एट दिस पॉइंट भी जरूरी था कि हम थोड़ा सा सपोर्ट करें फिलिस्तीन को, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट जहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा हिस्टोरिकल स्टैंड भी है। तो ये तो पूरा मामला रहा। हमारा अगला आर्टिकल प्रोजेक्ट चीता के बारे में है, जिसके 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। इंडिया का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट चीता। हमने अफ्रीकन चीतास को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 2022 के सितंबर में। शॉर्ट टर्म सक्सेस हमें मिली, 50% सर्वाइवल रेट भी हमने अचीव किया। हमने साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता को इंपोर्ट किया और उन्हें हमने कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि सेटबैक लगा, क्योंकि जो भी चीता यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए उसमें 40% की मौत हो गई। 20 चीता हम लेकर आए थे जिसमें से 6 की मौत हो जाती है। बाद में हालांकि 4 छोटे बच्चे यानी कि कब्स जन्म भी लेते हैं, लेकिन उनमें से 3 मर जाते हैं और एक को हमने जंगल में नहीं बल्कि कैप्टिविटी में रखकर पालना शुरू किया है। गोल ये था कि हम चीता को होम रेंजेस में डेवलप करेंगे कुनु नेशनल पार्क में। होम रेंज का मतलब होता है कि जंगलों में ही वो अपना घर बना लें। लेकिन केवल 3 चीता ऐसे थे जो 3 महीने से ज्यादा जंगलों में रह पाए। उनके नाम दिए गए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आशा, गौरव और सौर्य। बाद में क्या हुआ कि हम उन्हें एक इनक्लोजर में रख रहे हैं।
मतलब जंगलों में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही था कि वो जंगलों में सर्वाइव करें। तो होम रेंजेस का जो कॉन्सेप्ट था कि कोनों में वो आएंगे और वो वहां पे अपना घर बना लेंगे, वहां पे रहेंगे, थोड़ा सा अभी वेग लग रहा है। एक्शन प्लान का मतलब तो यही था कि इंडिया में चीता आएंगे और वो रिप्रोड्यूस करेंगे और यहां पर उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। लेकिन ज्वाला नाम की जो एक नामीबियन चीता है, केवल वही 4 बच्चों को जन्म दे पाई, जिनमें से 3 मारे गए और एक को अब कैप्टिविटी में रेस किया जा रहा है। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को फॉर्मली सितंबर 17 2022 में शुरू किया गया। चीता वैसे तो 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे, बहुत शिकार हुआ इनका, मार दिया गया, सबको मार दिया गया। लेकिन फिर हमने प्लान किया कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हम कुनू नेशनल पार्क में चीता लेकर आएंगे मध्य प्रदेश में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नामीबिया साउथ अफ्रीका के चीता एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस पूरे प्रोग्राम पे काम कर रहा है। चीता धरती पर सबसे फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, जो केवल सनराइज और सनसेट के समय ही शिकार करता है। जो फीमेल चीता होती हैं वो 92 से 95 92 to 95 डेज में बच्चे को जन्म दे देती हैं और वो 3 से 5 बच्चों को एक साथ जन्म देती हैं। तो ये तो पूरा मामला चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था, कौन 2+2 डायलॉग का पार्ट नहीं है, और आप में से ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया था, एंड दैट वाज फ्रांस। आज का सवाल आपको बताना है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इंडिया में नेचुरली पाया जाता है? ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो लेपर्ड। सही जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में, आसान है, मुझे लगता है आप कर लोगे। बाकी इस सेशन की पीडीएफ मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। यह है क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाला हुआ था जहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का टाइम किस लोकेशन से डिटरमाइन किया जाता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वो वाला वीडियो भी देखिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इंडिया के टाइम डिटर्मिनेशन को लेकर। लास्ट की इस सेशन के इस लास्ट पार्ट में मैं आपके सामने एक कंट्री रख रहा हूं, ये है अफ्रीका का मैप, और यहाँ पे जो रेड कलर की स्पॉटेड कंट्री है, आपको बताना है कि ये देश कौन सा है। इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा आज का ये जो सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है, विद द होप कि आपको ये सेशन समझ में आया। तो चलिए मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।